मैं डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पिपली खेड़ा मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र। इसकी दूसरी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका तीसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस अध्याय के बारे में बच्चों में आपको पढ़ाऊंगी। इस अध्याय से पूर्व आपने अधिकार अध्याय को पढ़ा, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया, जो देश के प्रत्येक नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य में 11 मुख्य रूप से मूल कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं और संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रावधान है। साथ ही नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। अब जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जिसमें अब मैं आपको उसी से संबंधित किस तरीके से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जिसमें चुनाव और प्रतिनिधित्व इस अध्याय के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। जिसके मुख्य बिंदु हैं चुनाव की विभिन्न विधियां, दूसरा बिंदु है अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं और तीसरा बिंदु है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व। चौथा बिंदु है चुनाव सुधार पर होने वाली बहस। लोकतंत्र, जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, जिसकी पहला आधार चुनाव और प्रतिनिधि है। चुनाव यानी जनता में से जिस प्रतिनिधि का हम चयन करते हैं, उस चयन करने के लिए हमें किन किन चरणों से गुजरना होता है, उसको हम चुनाव कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चुनाव का अर्थ क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक और प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव कहते हैं। अब इस तरीके से ये जो चुनाव है, उस चुनाव को करने के लिए जो चयन की प्रक्रिया है, उसके मुख्य आधार हैं, जिसका प्रमुख पहला आधार कि मतदाता कौन होगा देश में, दूसरा कि प्रत्याशी कौन होगा, जो उम्मीदवार होगा जिसे मतदाता चुनेंगे तो उसे हम प्रत्याशी कहते हैं, तीसरा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रत्याशी को चुनने के लिए चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, चौथा इसका चयन प्रक्रिया का आधार कि चुनाव प्रतिनिधि का चयन किया जाता है और अंतिम इसका आधार कि मतगणना की जाती है कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव में विजयी हुआ और कौन प्रतिनिधि बना। अब मैं आपको बताती हूँ कि चुनाव की पूरे विश्व में अलग अलग विधियां हैं। तो इसकी मुख्यतः चुनाव की 2 विधियां मुख्य रूप से आती हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो जीता वही आगे। अब मैं आपको बताती हूँ जो पहली चुनाव की विधि है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इस विधि के बारे में सर्वप्रथम थॉमस हेयर ने एनालिसिस ऑफ इलेक्शन किताब में लिखा है कि ये 2 प्रकार की होती है, सूची मत प्रणाली और दूसरी एकल संक्रमणीय पद्धति। सूची मत प्रणाली, जिसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनको वरीयता क्रम में ABCD के अंतर्गत बैलेट पेपर में लिखा होता है उनका नाम और मतदाता उसमें वरीयता के आधार पर 1 2 3 4 करके उसमें अपना मत देता है और फिर उनकी गणना उसी आधार पर होती है। जिसको सबसे ज्यादा वरीयता प्राप्त होती है वो प्रत्याशी विजयी होता है। ये मत प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरी मत प्रणाली एकल संक्रमणीय पद्धति,
जिसमें एक न्यूनतम कोटे के आधार पर जितने भी मत डाले जाते हैं उन मतों को गिनने के बाद उन प्रत्याशी जितने प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए होते हैं उसके साथ भाग करके प्लस 1 जोड़ करके जो इस कोटे को पूरा करता है वो प्रत्याशी विजयी होता है। इसमें भी कई तरीके के चुनाव होते हैं, जिसमें मैं उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पर इजराइल में जैसे मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। तो दूसरी तरफ जबकि एकल संक्रमणी पद्धति ही होती है उसमें भी, लेकिन नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। तो दूसरे तरीके का जो चुनाव है इसी में एकल संक्रमणी पद्धति में उदाहरण के रूप में अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, जो ऊपर वाली है और जो दूसरी वाली है, दोनों में ही मतदाता किसको वोट देते हैं? राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी का किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अर्थात जिस पार्टी को जो भी पार्टी इसमें विजयी होती है उस पार्टी का निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत उसको प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में उसको वो सीटें यानी वो विजयी मान लिया जाता है। तो अब मैंने आपको ये दूसरी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है जो सबसे आगे वही जीते, ये दूसरा वाला है निर्वाचन प्रणाली जो भारत में है और भारत के निर्वाचन में इसमें जो भी मतदान जब होता है उसमें जो भी प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है। उसमें निर्वाचित हुए व्यक्तियों के मतों के प्रतिशत को नहीं देखा जाता बल्कि जो जीता वही सबसे आगे होता है। इसमें एक उदाहरण भारत के संदर्भ में ही हम आपको बताते हैं कि 1984 में जब लोकसभा की कांग्रेस के चुनाव हुए उसमें 543 सीटों में से कांग्रेस ने 415 सीटें जीती, अर्थात 80% वोटों से वो जीत गई। सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त हुई और ये इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों से उस समय विजयी हुई। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली जिसमें प्रत्येक 5 भारतीयों में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस को वोट दी। इस लोकसभा चुनाव में यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें पाते हैं कि यद्यपि 80% वोट कांग्रेस को प्राप्त हुई, फिर भी तालिका के माध्यम से हमने देखा कि इसमें कांग्रेस पार्टी को केवल 48% ही वोट प्राप्त हुए। और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं अन्य दलों के प्रदर्शन को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो उसमें 7.4% वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसमें उसको सीटें कितनी मिली लोकसभा में? मात्र 2 सीटें मिली। आप देखिए कितना अंतर इस तरीके के चुनाव में कि एक तरफ 80% उनको सीटें मिली केवल 48% वोट मिलने पर और दूसरी तरफ 7.4% वोटें मिलने पर मात्र 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो भारत में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जो सबसे आगे वही जीते, इसमें ये सारी खामियां देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्या बताती हूँ कि भारत में निर्वाचन प्रणाली क्या है। भारत में 2 तरीके की निर्वाचन प्रणाली है, जिसमें पहली निर्वाचन प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सबसे आगे वही जीते और दूसरी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति।
तो जो पहली वाली प्रणाली है वो कहां कहां पर है? लोकसभा में और देश की सभी विधानसभाओं में। तो दूसरी तरफ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो एकल संक्रमणी पद्धति है वो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्यों और प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। आगे आप देखिए कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इस प्रणाली के लिए क्या जरूरी है? न्यूनतम कोटा बराबर डाले गए मतों की संख्या बटे प्रत्याशियों की संख्या प्लस 1 और भाजनफल 1। उदाहरण के लिए यदि डाले गए मतों की संख्या 200 है तो नीचे प्रत्याशियों की संख्या यदि 4 है तो उसमें प्लस 1 और 200 बटे 5, और जब 5 को हम 200 से भाग करते हैं तो 40 प्लस 1 बराबर 41। यानी जो ये 41 संख्या है, जो डाले गए मतों में जो विजयी माने जाएंगे प्रत्याशी, उनके लिए 41 वोटों का होना जरूरी है। तो इस चुनाव में जरूरी होता है कि ये कोटा पूरा किया जाए, और यदि ये कोटा पूरा नहीं होता है तो जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं उनके कोटे को जोड़कर इस कोटे को पूरा किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताती हूं कि भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसके लिए मतदाताओं के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मतदाता जिसने अपनी पूरी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 1989 से पहले ये आयु 21 वर्ष थी। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और अब कोई भी मतदाता जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी की है वो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही कि भारत का मतदाता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया ना हो, ये सारी योग्यताएं होनी जरूरी हैं। और अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि भारत में निर्वाचन के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 जिसमें आरक्षण का प्रावधान प्रतिनिधि के अंतर्गत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 330 में लोकसभा में 534 निर्वाचन सीटों में से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियंस का जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनका प्रावधान किया गया है, और साथ ही अनुच्छेद 332 में सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के इस प्रावधान में मुस्लिम वर्ग ने शुरू से ही एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मांग रखी थी, और उस पर भारत के निर्वाचन के आरक्षण प्रावधानों पर भी बहुत ज्यादा बहस हुई, जिसमें ये कहा गया कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का जो जनसंख्या है वो 14.2 है, और उनको लोकसभा में मात्र 6% ही है। इसलिए उनके लिए अलग से पृथक आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत में चुनाव के लिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324 से 327 तक प्रावधान किया गया है कि भारत में स्वतंत्र रूप से लोकसभा के चुनाव, जिसमें लोकसभा के 543 सीटों के चुनाव के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे, और इन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा, और इस प्रत्याशी के चुनाव में जीतने के बाद वो उस
उस प्रदेश का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका वो सांसद चुना जाएगा। और इनके चुनने के लिए मतदाताओं के लिए प्रत्येक देश का नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी की है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। और चुनाव की व्यवस्था इसी तरीके से विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग निर्धारित करके और वहां पर चुनाव की व्यवस्था एक चुनाव आयोग के माध्यम से कराई जाती है। तो जिसके लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है। संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो इसके माध्यम से एक चुनाव आयोग गठित किया जाता है जिसमें निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होगा उनकी संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रही है। 1951-52 से लेकर और 1919 तक 17 लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आयोग के माध्यम से किए जा चुके हैं। और इस चुनाव आयोग का जो एक अध्यक्ष आपको बताया कि पहले एक थे, फिर बीच में 3 करे गए और वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त एक होते हैं जिनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयोग के कार्य, तो सबसे पहले चुनाव आयोग का क्या कार्य है कि वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देख रेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाएं और ना ही उनमें ऐसे लोगों के नाम हों जो मतदान के आयोग हों या जीवित ना हो। दूसरा कार्य, वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य बातों का उल्लेख होता है। चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। अगला, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहां माकूल माहौल नहीं है। माकूल का मतलब कि इस तरीके का हिंसात्मक अगर वातावरण है तो वहां पर वो चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरीके से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। अगला कार्य, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो भारत में चुनाव होते हैं उनमें बहुत सारी गड़बड़ियां क्या है, क्योंकि हमारा जो चुनाव का जो तरीका है वो किस तरीके का है चुनाव कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर जो जीतता है वही विजयी होता है। ये प्रणाली सबसे ज्यादा है जिसमें जो मत होते हैं
उनके प्रतिशत को ना मानकर जो सीटें वो विजयी होते हैं उसके आधार पर विजयी मान लिया जाता है। इसलिए ये गड़बड़ियां होती हैं। दूसरी कि जो प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, कई बार देखा जाता है कि उम्मीदवार जो प्रत्याशी के रूप में हैं उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं किया जाता, उनकी छवि धूमिल होती है। इसी प्रकार से चुनाव के जो चुनाव कराए जाते हैं वो चुनाव कराने का जो तरीका है पहले बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम मशीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ियां या टेक्निकल गड़बड़ियां होती हैं या किसी भी तरीके की गड़बड़ियां पाई जाती हैं। इस तरीके से हमारे चुनाव यदि स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र देश में जीवित रखना है तो जरूरी है कि चुनाव में सुधार की संभावना रहे। इस आधार पर यहाँ पर कुछ चुनाव सुधार के बारे में मैं बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ। इस प्रकार से चुनाव सुधार के कुछ प्रावधान करने चाहिए संविधान में कि हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। दूसरा सुधार, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। यद्यपि ये संसद के सदन में प्रस्ताव आ चुका है कि महिलाओं को आरक्षण विशेष रूप से दिया जाए, परंतु वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो पास नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा सुधार, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। अगला, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, यानी मारपीट का हो या मर्डर का हो, उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। ये विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति प्रतिनिधि बनते हैं और फिर वो देश में जनहित में कार्य नहीं कर पाते। अगला चुनाव सुधार, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं और चुनाव का प्रचार होता है तो अंतिम रूप से वो धर्म, जाति और भाई भतीजेवाद पर आके रुक जाता है। इसलिए ऐसे चुनाव कराए जाएं जिसमें जाति और धर्म के बारे में उन्हें कुछ ना बताया जाए, तभी वो निष्पक्ष प्रतिनिधि चुन के आ सकते हैं। अगला इसमें सुधार कि राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। तो मैं अंतिम रूप से आपको ये बता रही हूं कि आपने इस अध्याय में ये पढ़ा कि किस तरीके से लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो चयन किए जाते हैं, यानी उनका चुनाव कैसे भारत में होता है और वो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उसमें क्या खामियां हैं, चुनाव प्रक्रिया में खामियां क्या हैं और साथ ही क्या सुधार किए जाए जिससे कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र हो और हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आए वो जनहित में देश के लिए कार्य कर सके। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस अध्याय से संबंधित गृह कार्य यानी अभ्यास प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों को करेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें लघु उत्तरी प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहला है निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। पहला, परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा। ख, कक्षा संचालक यानी मॉनिटर का चुनाव।
ग किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन। घ मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह। और अगला प्रश्न, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? क उम्मीदवारों का नामांकन। ख मतदान केंद्रों की स्थापना। ग आचार संहिता लागू करना। घ पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? ख 18 वर्ष से अधिक की आयु का हर व्यक्ति मतदान करने के योग्य है। ख विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। ग प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। घ विजयी उम्मीदवार का आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। चौथा प्रश्न बहुविकल्पी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो ख सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। ख देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो। ग चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। घ 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न पांचवा, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? छठा प्रश्न, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय समझाएंगे? सातवां, भारत का लोकतंत्र अब अनपढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें। इस प्रकार ये वाला अध्याय आपका समाप्त हुआ और इसके बाद आप भारत की कार्यपालिका के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे।